हाय गाइस, तो यार आज हम की वैल्यू स्टोर डिज़ाइन करने का पार्ट 6 देखेंगे, जो कि इसमें हम पढ़ेंगे इनकॉन्सिस्टेंसी रेजोल्यूशन। तो याद करो, हम कोर कंपोनेंट्स एंड टेक्निक्स देख रहे थे की वैल्यू स्टोर को बनाने के लिए। तो हमने क्या क्या कवर कर रखा था? डेटा पार्टीशन, डेटा रेप्लिकेशन एंड कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो आज हम देखेंगे इनकॉन्सिस्टेंसी रेजोल्यूशन। ठीक है, अब देखो, इनकॉन्सिस्टेंसी रेजोल्यूशन के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो आपको ये तो पता है ना कि हम रेप्लिकेशन करते हैं डेटाबेस का, राइट? हम रेप्लिकेशन क्यों करते हैं डेटाबेस का? ताकि हमें ज़्यादा अवेलेबिलिटी रहे, है ना? अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, ज़्यादा आपने रेप्लिकेट कर रखा है, ज़्यादा कॉपी रख रखी है डेटाबेस की। बट आप रेप्लिकेट जब करते हो ना, तो एक और प्रॉब्लम भी तो आ सकती है ना, इनकॉन्सिस्टेंसी आ सकती है ना? मान लेते हैं एक मेरा मास्टर डीबी है, ये आपने रेप्लिकेशन क्रिएट किया, बहुत सारे रेप्लिकास बनाए इसके, ठीक है? N1 N2 N3, ये मेरा M था। तो यहाँ पर अगर किसी चीज़ की वैल्यू x है तो यहाँ पर भी x होनी चाहिए, यहाँ पर भी x होनी चाहिए, यहाँ पर भी x होनी चाहिए, ठीक है? बट मान लेते हैं किसी ने अपडेट मार दिया N2 को, राइट? तो अब क्या है कि इनकन्सिस्टेंसी आ गई ना। यहाँ पर मान लेते हैं वैल्यू y आ गई, ठीक है? किसी ने, क्लाइंट ने रीड करके अपडेट कर दिया वैल्यू को, y आ गई, और वो y है ना, हर जगह रेप्लिकेट ये नहीं हो पाई, अपडेट नहीं हो पाई, तो इनकॉन्सिस्टेंसी आ गई, ठीक है? तो ये इनकॉन्सिस्टेंसी आने की वजह से प्रॉब्लम आते हैं। ऑब्वियसली आपका डेटा कंसिस्टेंट नहीं है अब, ठीक है? वी कैन नॉट रिलाई ऑन योर डेटा, ठीक है? फिर अब एक एग्जांपल देख लेते हैं जो मैं अभी बता रहा था आपको। ये सर्वर 1 है, ये सर्वर 2 है, और ये जो N1 N2 है ना, सॉरी, ये जो N1 N2 है, ये मेरे रेप्लिकाज हैं, ठीक है? तो दोनों में नेम की वैल्यू जॉन है अभी। तो अब वैसे कोई भी सर्वर जब रिक्वेस्ट मारेगा, गेट की मतलब रीड की रिक्वेस्ट मारेगा, तो उसे रिटर्न हमेशा जॉन मिलेगा। सर्वर 1 को भी वही मिला, सर्वर 2 को भी वही मिला, ठीक है? अब मान लेते हैं कि सर्वर 1 ने अपडेट कर दिया नेम को जॉन कुमार N1 पे, जो N1 रिप्लिका थी, ठीक है? और सर्वर 2 ने जॉन रोज कर दिया, अलग अलग कर दिया। तो दोनों रेप्लिका में अलग अलग डेटा आ गया, तो आ गया अब इनकॉन्सिस्टेंसी आ गया, राइट? तो अब देखो, ये वर्जन एक तरह का दो वर्जन आ गया ना आपका डेटा का, ये वर्जन 1 है, एक वर्जन 2 है, ठीक है? तो अब इसको रिजॉल्व कैसे करें, है ना? समहाउ अगर मान लो मेरे पास हिस्ट्री होती, अगर हिस्ट्री होती कि भाई जॉन कुमार से पहले क्या थी वैल्यू, अगर हिस्ट्री होती तो रिजॉल्व कर पाते, बट यहाँ तो हिस्ट्री है नहीं हमारे पास, है ना? तो कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर सकते थे। बट अब वही है कि अब हम देखना है कि कॉन्फ्लिक्ट अगर आ गया है तो उसको रिजॉल्व कैसे करेंगे। समहाउ अगर कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर पाए पास्ट वर्जन को देखकर, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? तो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने का एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है वेक्टर क्लॉक, ठीक है? तो देखो, वेक्टर क्लॉक एक एक पर्टिकुलर डेटा के करस्पॉन्डिंग होता है, ठीक है? मैं अभी एग्जांपल से बताऊंगा और अच्छे से क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल, एक डेटा है जिसका वैल्यू है d, ठीक है? इस डेटा को अपडेट किसने किया था? सर्वर कौन सा था? फॉर एग्जांपल SX। और कौन सा वर्जन है उस डेटा का? फॉर एग्जांपल सेकंड वर्जन है, थर्ड वर्जन है, मान लेते हैं फर्स्ट वर्जन है, तो 1 होगा। अब मान लेते हैं ये डेटा अपडेट हो गया, तो D से ये D1 बन गया, ठीक है? तो SX ने, मान लेते हैं SX ने ही किया उसको अपडेट, तो SX, और अब कौन सा वर्जन है? दूसरा वर्जन है। तो देख रहे हो, आपके पास हिस्ट्री है पूरी अब, है ना? इसी को बोलते हैं वेक्टर क्लॉक, ठीक है? तो एक एग्जांपल से समझते हैं अच्छे से, है ना? वेक्टर क्लॉक एक सिनारियो लेके चलते हैं कि वेक्टर क्लॉक कैसे हेल्प करता है हमारी, ठीक है? तो मान के चलते हैं कि एक क्लाइंट है, ठीक है? उसने मेरे सिस्टम में एक डेटा राइट किया D1, ठीक है? एक क्लाइंट है, उसने मेरे सिस्टम में एक डेटा राइट करने का रिक्वेस्ट किया D1, ठीक है? और मान के चलते हैं कि वो राइट रिक्वेस्ट जो है ना, वो सर्वर SX ने हैंडल किया, ठीक है? तो सर्वर SX के पास जो वेक्टर क्लॉक होगा वो कुछ ऐसा होगा। जो डेटा लिखना था वो D1 था, ठीक है? और लिखा किसने? सर्वर कौन है? SX। यही मैंने बताया था ना, सर्वर और वर्जन का पेयर होगा।
एंड वर्जन कौन सा, ये तो पहला वर्जन है, ठीक है, तो 1 हो गया, ठीक है। तो एक क्लाइंट ने ऐसा रिक्वेस्ट किया था हमारे सिस्टम में लिखने का, और वो हैंडल किया एसएक्स ने, ठीक है। अब मान के चलते हैं कि एक और क्लाइंट ने रीड रिक्वेस्ट किया, मतलब एक और क्लाइंट ने D1 को रीड किया और अपडेट कर दिया उसको D2 में, और वापस राइट कर दिया, ठीक है, वापस से राइट कर दिया। और मान के चलते फिर से वो जो राइट रिक्वेस्ट थी ना, वो एसएक्स ने हैंडल किया। तो जब अपडेट किया D2 में, ठीक है, जब अपडेट किया D2 में, तो किसने हैंडल किया था, एसएक्स ने। तो एसएक्स तो ऑलरेडी अवेलेबल है ना यहाँ पर, देखो, तो एसएक्स की ही वर्जन को अपडेट कर देंगे। वर्जन 1 था ना, वर्जन 2 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब मान के चलते हैं कि एक दूसरे क्लाइंट ने रीड किया D2 को, ठीक है, और उसको अपडेट कर दिया D3 में, ठीक है। अब D3 में जब अपडेट किया, तो मान के चलते हैं उस वक्त राइट रिक्वेस्ट जो था वो एक SY नाम के सर्वर ने हैंडल किया था, SY, ठीक है, और अपडेट किस में किया था, D3 में, ओके। तो अब देखो SY के पास तो है नहीं अभी एक भी वेक्टर क्लॉक, ठीक है। तो पहले तो देखते हैं कि D3 की हिस्ट्री क्या थी। D3 की हिस्ट्री कुछ ऐसी थी, SX, 2 तो था ही, बट अब SY के पास भी एक वेक्टर क्लॉक आएगा, है ना। तो SY, और SY का पहला है, ये पहला वर्जन है, तो 1, ठीक है। अब मान के चलते हैं कि एक और क्लाइंट ने D2 को रीड का रिक्वेस्ट रीड किया और अपडेट कर दिया उसको D3 में, सॉरी D4 में, और वो राइट रिक्वेस्ट जो D4 को राइट करने का जो रिक्वेस्ट था, वो SZ नाम के एक सर्वर ने उसको हैंडल किया, ठीक है। तो अब SZ के लिए वेक्टर क्लॉक कुछ ऐसा दिख रहा होगा। डेटा D4 कर दिया था उसने अपडेट करके, ठीक है। ऑलरेडी हिस्ट्री क्या है मेरे डेटा की, XX, 2 थी, ठीक है। और SZ के लिए पहला है ये, राइट, पहला वर्जन है SZ, 1, ठीक है। अब देखो, अब मान लेते हैं ना कि एक और क्लाइंट आया, ठीक है, उसने एक रीड रिक्वेस्ट मारी, ठीक है। अब उसको क्या होगा, D3 एंड D4 दोनों उसे दिखेगा, तो उसे ऑब्वियस है ना कॉन्फ्लिक्ट दिखेगा, राइट, क्योंकि जो डेटा था, क्योंकि D2 जो था ना, इट वॉज मॉडिफाइड बाई 2 डिफरेंट पार्टीज, SY एंड SZ। तो क्लाइंट को डुप्लीकेट दिखेगा, है ना, कि दो डिफरेंट लोगों ने मॉडिफाई किया है D2 को, ठीक है। तो फिर क्लाइंट क्या करता है, अब क्लाइंट के साइड में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि अरे यार, उसने रीड किया उसे ये मिला, और उसने रीड किया उसे ये मिला। अब उसे कुछ लॉजिक लिखना पड़ेगा कि वो इस वेक्टर क्लॉक्स को यूज़ करके हिस्ट्री चेक कर करके वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करेगा। तो क्लाइंट पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई दैट दे हैव टू डू द रेजोल्यूशन, मतलब रिजॉल्व उन्हें करना है, उन्हें एक कोई लॉजिक लिखना पड़ेगा कि रिजॉल्व कर सके वो, ठीक है। तो मान लेते हैं कि क्लाइंट ने रिजॉल्व किया कॉन्फ्लिक्ट को, उसे रीड किया और अपडेट कर दिया, ठीक है, और वापस से राइट कर दिया अपडेटेड वैल्यू, ठीक है। और मान के चलते हैं कि जो राइट ऑपरेशन किया वो इस बार SX ने हैंडल किया। तो जो राइट होगा, देखो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो गया ना, तो अब एक जगह मर्ज हो गया वो, है ना, कॉन्फ्लिक्ट मान लेते हैं क्लाइंट ने रिजॉल्व कर दिया कॉन्फ्लिक्ट को, ठीक है। तो जब अपडेट हुआ तो एक नया वैल्यू आया D5, ठीक है। इनकी हिस्ट्री देख लेते हैं, याद करो। अब SX ने इस बार किया राइट, तो SX की क्या थी, 2 थी वैल्यू ऑलरेडी, तो SX की वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है। और हिस्ट्री में क्या क्या है भाई इस डेटा के, SY ने किया था अपडेट, एक वर्जन था उसका, और SZ ने किया था अपडेट, एक वर्जन था। तो आपको देख रहे हो, आपके पास पूरी हिस्ट्री है इस डेटा की वेक्टर क्लॉक की मदद से, ठीक है। तो आप डिटेक्ट कर पा रहे हो, आप ये कॉन्फ्लिक्ट डिटेक्ट कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है यार वेक्टर क्लॉक का आपको यही यूज़ है ना। तो वेक्टर क्लॉक
से फ़ायदा पता है क्या क्या है? आप 2 चीज़ पता कर सकते हो बड़े अच्छे से। पहला कि कोई वर्जन है ना, वो एंसेस्टर है वर्जन y का। मतलब आप बता सकते हो कौन किसका एंसेस्टर है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि एक वेक्टर क्लॉज कुछ ऐसा है, S0 1 S1 1, ठीक है। ये जो है एंसेस्टर होगा किसका? S0 1 S1 2, है ना, एंसेस्टर होगा ना, क्योंकि देखो S01 तो फाइन है, और ये S1 1 है और बाद में S1 2 हो गया, तो सेकंड वर्जन आया, मतलब ये बाद में आया होगा, राइट। तो ये तो देख के आप पता चला लोगे कि ये पापा है इसका, मतलब ये जो है एंसेस्टर है ना, इसका एंसेस्टर है ये। और दूसरा जो है कि आप कॉन्फ्लिक्ट पता कर सकते हो, है ना, इजीली। तो अभी आपने ऊपर देख ही दिया था कि कॉन्फ्लिक्ट हमने कैसे पता किया था। कॉन्फ्लिक्ट पता चल गया था ना कि कॉन्फ्लिक्ट है। जैसे यहाँ पर देखो, 2 पार्टीज़ ने D2 को मॉडिफाई किया है, एक SY है और एक SZ है, तो कॉन्फ्लिक्ट भी पता चल सकता है, जो कि मैंने ऊपर एग्जांपल में बताया आपको। तो वेक्टर क्लॉक के ये 2 फ़ायदे हैं, है ना। आप हिस्ट्री निकाल सकते हो अपने वर्जन्स का, और कॉन्फ्लिक्ट अगर है तो वो भी पता कर सकते हो, है ना। तो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने का लॉजिक अगर लिख देते हो आप, तो आप कॉन्फ्लिक्ट इनकन्सिस्टेंसी आप रिजॉल्व कर लोगे। इनकन्सिस्टेंसी रेजोल्यूशन यही तो है ना। तो यार देखो, डिसएडवांटेज भी तो है ना, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ गई, क्योंकि क्लाइंट को अपना ही इम्प्लीमेंट करना पड़ रहा है लॉजिक कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने का, है ना। और दूसरा क्या है कि सर्वर वर्जन पेयर आप मेंटेन कर रहे हो यार, वो बहुत ज़्यादा बढ़ भी तो सकता है ना, बहुत ज़्यादा हो सकता है। एक तरह का वेक्टर है ना, उसका साइज़ ग्रो करता जा रहा है लगातार, ठीक है। तो इसको फिक्स करने का एक और तरीका है, चलो ठीक है, थ्रेशोल्ड रख लेंगे, एक लिमिट रख लेंगे, उससे ज़्यादा अगर वेक्टर का साइज़ बड़ा होता है तो हम ओल्डेस्ट पेयर्स को रिमूव कर लेंगे, पुराने जो हिस्ट्री हैं उसको रिमूव कर लेंगे। बट पुराने हिस्ट्री को भी रिमूव करने से डर रहेगा ना कि मतलब कि रेजोल्यूशन में ऑब्वियस इनएफिशिएंसी आ जाएगी, पुरानी हिस्ट्री आपके पास नहीं है, तो यू आर नॉट एबल टू सी व्हाट आर द पास्ट वर्जन्स ऑफ द डेटा, है ना। तो ये एक प्रॉब्लम आ सकती है अगर ओल्ड हिस्ट्री आप डिलीट करोगे तो, ठीक है। बट यार अकॉर्डिंग टू डायनेमो पेपर, अमेजन के रिपोर्ट के हिसाब से उन्होंने आज तक ऐसा प्रॉब्लम फेस नहीं किया है प्रोडक्शन में, ठीक है। प्रोडक्शन में उन्होंने आज तक ऐसी प्रॉब्लम फेस नहीं की है, ठीक है। तो वो थ्रेशोल्ड रखते हैं मतलब, है ना, और ओल्ड हिस्ट्री को डिलीट कर देते हैं इनकन्सिस्टेंसी रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो यार ये था हमारा इनकन्सिस्टेंसी रेजोल्यूशन ओवरऑल। अब हम आगे के वीडियोस में हमारे बाकी के पॉइंट्स देखेंगे, हैंडलिंग फेलियर, सिस्टम आर्किटेक्चर डायग्राम, ये सब, ठीक है। आई होप यू गाइज एन्जॉयड। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।